डोडो टीवी। आर्यन और रिया की नई नई शादी हुई थी। आर्यन शहर का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था और किसी गरीब को तो नजर घुमाकर ही नहीं देखता था। लेकिन रिया उससे बिल्कुल अलग थी। शादी के कुछ दिन बाद आर्यन और रिया ने ऊटी में जंगलों के बीच बने एक होटल में जाने का फैसला किया। फिर रात होते ही दोनों ड्राइवर हीरा के साथ होटल के लिए निकल गए। रास्ता घने जंगलों और घाटियों से होकर गुजरता था। हीरा चुपचाप बैठा धीमी गति से कार चला रहा था। तभी रास्ते में एक ढाबा आया। साहब वो देखिए, कोई ढाबा है शायद। अगर आप लोगों को भूख लगी हो तो ढाबे पे गाड़ी रोक दूं? अरे हीरा, तुम्हें पता है ना, मुझे इन सड़क छाप ढाबों और दुकानों में खाना पसंद नहीं है। तुम बस गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें जो भी खाना होगा होटल पहुंचकर खा लेंगे। वैसे भी अब ज्यादा दूर नहीं है होटल। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। हीरा ढाबे को क्रॉस करता हुआ कार आगे निकाल लेता है। थोड़ी दूर जाते ही हीरा अचानक कार की ब्रेक लगाता है। क्या हुआ हीरा, गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? साहब वो देखिए, एक बड़ा सा पेड़ टूटकर रास्ते पर गिरा है। अब आगे जाना तो मुश्किल है। वैसे 3-4 किलोमीटर ही दूर है होटल। हम लोग गाड़ी छोड़कर पैदल भी जा सकते हैं। जैसे ही पेड़ हटेगा मैं गाड़ी होटल ले आऊंगा। धत तेरी की। नहीं, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। वापस चलो, कहीं और होटल ढूंढेंगे। पूरा ट्रिप खराब हो गया। कोई बात नहीं आर्यन, दूसरा होटल मिल जाएगा। हीरा ने गाड़ी वापस घुमाई और वो लोग वापस जाने लगे। वो लोग फिर से उस ढाबे तक पहुंच गए। हीरा ने रेयर व्यू मिरर से आर्यन की तरफ देखा। अरे हाँ भाई, अब रोक ही लो ढाबे पर कार। किसी से पूछ भी लेंगे कोई होटल है आसपास या नहीं। ये सुनकर हीरा ने ढाबे पर कार रोक दी। तीनों ढाबे पर खाना खाकर कार की तरफ वापस जाने लगे। तभी एक आदमी उन्हें दिखा, जिससे हीरा ने पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई होटल है क्या आसपास? हमारा होटल उधर सामने है, पर रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है। होटल तो कोई और नहीं है आसपास, मगर एक दूसरा रास्ता है जहाँ से आप अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पर आपकी एक कार नहीं जा सकती। आपको मेरी साइकिल रिक्शा से चलना होगा। 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, हम तैयार हैं। हीरा, जब सड़क से वो पेड़ हट जाए तो तुम गाड़ी लेकर हमें लेने आ जाना। ये कहकर आर्यन और रिया दयाल के साथ रिक्शा में जाने लगे। दयाल बिना कुछ बोले चुपचाप बस रिक्शा चलाए जा रहा था। आर्यन ने देखा कि वो रास्ता तो कार चलाने के लिए बिल्कुल साफ था, बल्कि वो तो पक्की सड़क थी। फिर दयाल उन्हें रिक्शे में लेकर क्यों आया? आर्यन के मन में सवाल उठा। दयाल, ये रास्ता तो बिल्कुल साफ है, फिर तुमने हमें कार में आने से मना क्यों किया? चुप रहिए साहब, शोर मत कीजिए। ये रास्ता भूत प्रेत और शैतानी आत्माओं से घिरा हुआ है। उन्हें न तो इंसानों का शोर पसंद है और न ही उनकी गाड़ियों का। चुपचाप बिना उनसे मुंह लगे निकलना ही फायदेमंद होता है यहाँ से। दयाल की बातें सुनकर आर्यन हंसने लगा, लेकिन रिया इस बात से थोड़ा घबरा गई। क्या कहा? भूत प्रेत? कहाँ है तुम्हारे भूत प्रेत? मुझे तो दिख नहीं रहे। आर्यन चुप हो जाओ, मुझे डर लग रहा है। रिया घबराओ मत, भूत कुछ नहीं होते। ये आदमी बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम देखना मैं कैसे इसे सबक सिखाता हूँ। आर्यन ने ये बोला ही था कि तभी दयाल ने रिक्शा रोक दी और किसी से धीमी आवाज से बात करने लगा। भैया, मुझे मत मारना। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। दयाल, तुम किससे बात कर रहे हो? साहब, आपको दिख नहीं रहा क्या? वहाँ सामने एक भूत बैठा हुआ है। ये सुनकर आर्यन हंसने लगा। अरे वो क्या? वो तो कोई गांव का आदमी लग रहा है। क्यों भाई, कौन से गांव से हो? यहाँ काहे बैठे हो? कुछ काम धाम नहीं है क्या? अच्छा, मैं समझ गया तुम क्यों बैठे हो। ये कहकर आर्यन ने अपना बैग टटोला और उसमें से एक शराब की बोतल निकालकर उस आदमी के आगे फेंक दी।
वो कांच की बोतल उस आदमी के सामने चकनाचूर हो गई। लो भैया, इसे समेट कर पी लेना। अरे अंग्रेजी है अंग्रेजी, कभी देखी भी है जिंदगी में। ये कहकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी वो आदमी उठा और आर्यन को गुस्से से घूरने लगा। उसे देखकर दयाल बहुत डर गया और जितनी तेज हो सके रिक्शा भगाने लगा। दयाल रिक्शा उस आदमी से बहुत दूर ले गया। साहब, आपने ये ठीक नहीं किया। आपको उस प्रेत आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए था। आप उससे माफी मांग लीजिए। यहाँ के भूत अच्छे हैं। अगर उससे आप पर दया आ गई तो वो आपको माफ कर देगा। आर्यन, ये सही कह रहा है, तुम उससे माफी मांग लो। अरे छोड़ो यार, वो आदमी अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा था। भूत का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। तुम देखना, वो आदमी भूल कर भी मेरे सामने नहीं आएगा। इन्हीं बातों के बीच वो लोग होटल पहुंच गए। दयाल उन्हें छोड़कर वापस चला गया। आर्यन और रिया अपने कमरे में गए। रिया देखो, मुझे बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये बैग्स तुम अंदर ले आना। उस रिक्शे में बैठकर मेरी कमर दुखने लगी है। मैं जरा इस नरम बिस्तर पर एक झपकी ले लेता हूँ। कोई बात नहीं आर्यन, तुम आराम करो, ये सामान मैं रख दूंगी। ये कहकर आर्यन बेड के पास गया और उस नर्म बिस्तर पर एक झटके से लेट गया। तभी आर्यन दर्द से चीख उठा। क्या हुआ आर्यन? आर्यन जब बेड से उठा तो उसका पीठ खून से लहूलुहान था। तभी रिया ने बेड पर बिछी चादर हटाई। उस चादर के नीचे बहुत सारे कांच के टुकड़े थे। कांच उसी शराब की बोतल की थी जिसे आर्यन ने उस आदमी के सामने फेंका था। आर्यन, मैंने कहा था ना कि वो आदमी भूत है। तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। देखो, अब वो तुमसे बदला ले रहा है। रिया, तुम गलत समझ रही हो। ये सब होटल के स्टाफ की गलती है। उसने रूम अच्छे से साफ नहीं किया है। तुम चलो मेरे साथ, मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। ये कहकर आर्यन रिसेप्शन पे आया। वहाँ एक आदमी उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। भाई साहब, क्या आप होटल को अच्छे से साफ नहीं करते? देखिए, आपकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई। ये सुनकर वो आदमी आर्यन की तरफ पलटा। आर्यन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये वही आदमी था जो रास्ते में मिला था। अभी तकलीफ हुई कहाँ है? ये कहकर वो आदमी एक भयानक भूत बन गया। आर्यन और रिया उसे देखकर थर थर कांपने लगे। वो दोनों जितने तेज हो सके वहाँ से भागे। तभी भागते भागते आर्यन हवा में ऊपर उठने लगा, मानो कोई उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा रहा हो। रिया, रिया बचाओ, बचाओ मुझे। तभी वो भूत सामने आया। उसने आर्यन की गर्दन पकड़ी हुई थी। क्यों रे, तुझे दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता है? अपने अमीर होने का घमंड है तुझे। अब तेरा ये घमंड तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। फिर अचानक जमीन पर कांच के टुकड़े बिछ गए। वो भूत आर्यन को उस कांच पर फेंकने ही वाला था कि रिया उससे आर्यन की जान की भीख मांगने लगी। छोड़ दो, मेरे पति को माफ कर दो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। रिया को रोते हुए देख भूत को उस पर दया आ गई। वो आर्यन को छोड़कर वहां से गायब हो गया। उस दिन आर्यन को एक सबक मिल गया। उसका घमंड उन कांच के टुकड़ों की तरह चूर चूर हो गया और भूतों के बारे में उसकी गलतफहमी भी। पंजाब के काल भैरव मंदिर की बहुत मान्यता थी। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान काल भैरव के दर्शन करने आते थे। मगर पंजाब के संगरूर के इस काल भैरव मंदिर की एक बात और बहुत प्रसिद्ध थी कि मन का शुद्ध कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से कुछ मांगे तो उसको जरूर मिलता था। संगरूर की एक और बात बड़ी विचित्र थी। यहाँ पिछले 20 साल से हर साल वैसाख की अमावस्या को एक बच्चे का कटा हुआ सर काल भैरव मंदिर के बाहर मिलता था। लोगों का मानना था कि संगरूर के पूर्वजों की गलतियों के कारण काल भैरव उनसे नाराज हैं और हर साल वो एक बच्चे की बलि ले लेते हैं।
मंदिर के पुजारी समय समय पर लोगों को प्रवचन देकर इस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया करते थे। वैसाख की अमावस्या अगले हफ्ते ही थी। इस शाप से मुक्ति का एक ही रास्ता है। वो क्या पुजारी जी? हर साल जिस बच्चे की बलि जाती है, उससे एक हफ्ता पहले वो बच्चा अजीब तरीके से रहने लगता है। हमें इस बार उस बच्चे का अनुष्ठान करना होगा। उससे हम इस शाप से मुक्त हो जाएंगे? हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पुजारी जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, इस बार किसी को कुछ नहीं होगा। पुजारी जी की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। उसी दिन रात में राकेश के बेटे विनय की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक उठ खड़ा हुआ। विनय बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मैं सबको मार डालूंगा। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके सर पर 2 लंबे सींग निकल आए थे, बिल्कुल किसी खतरनाक राक्षस की तरह। राकेश डर के मारे पसीने से भीग चुका था। आखिर उसके इकलौते बेटे को ही क्यों चुना काल भैरव ने? बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू क्या मुझे बचाएगा? अब इस शहर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर विनय घर से बाहर निकल गया और सामने जा रहे एक आदमी को देखकर उसके पास पहुंच गया। वो आदमी विनय को देखकर घबरा गया। वो भागने लगा। विनय ने अपना हाथ लंबा किया और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। उसने उसको अपने पास खींचकर अपने लंबे सींग उसकी छाती में घुसा दिए। वो वहीं मर गया। विनय अचानक वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके सींग गायब हो गए। राकेश उसको उठाकर सीधा पुजारी जी के पास ले गया। ये देखिए पुजारी जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? सोते सोते अचानक ये उठा और इसके सींग निकल आए। इसने सामने से जाकर एक आदमी को जान से मार दिया और फिर बेहोश हो गया। अभी तक होश में नहीं आया है। आप इसे बचाइए। इसका मतलब इस बार काल भैरव ने विनय को चुना है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी करके इसको बचा लीजिए पुजारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हमें अनुष्ठान करना होगा। तुम जाओ और अमावस्या के अगले दिन आना। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। राकेश वहां से चला गया और पुजारी जी विनय को लेकर अंधेरे कमरे में चले गए। राकेश अमावस्या की अगली सुबह मंदिर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय की कटी हुई गर्दन मंदिर के ठीक सामने पड़ी थी। उसे देखते ही राकेश जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी पुजारी जी वहां आए। पुजारी जी, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा। मैंने इसको बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके अंदर का राक्षस बेहद खतरनाक था और कल रात स्वयं काल भैरव ने आकर इसकी बलि ली। वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस था। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसका बेटा राक्षस कैसे हो सकता है? मुझे खुद भगवान काल भैरव ने बताया कि ये उनकी आखिरी बलि थी। वो मेरे अनुष्ठान से खुश हुए और अब ये शहर श्राप से मुक्त हो गया है। मगर मैं अभी भी नहीं मान सकता कि मेरा बेटा एक राक्षस था। मैं खुद काल भैरव को प्रसन्न करूंगा और उनसे पूछूंगा। राकेश भगवान काल भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। वो मंदिर के अंदर चला गया और भगवान काल भैरव की मूर्ति के ठीक सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, ये तुमने क्या किया मेरे प्रभु? मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त और तुमने मुझसे ही मेरा बेटा छीन लिया। मैं तुम्हारे सामने अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। ये कहकर उसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून निकलने लगा। वो सर पटके जा रहा था और बस बेहोश होने वाला ही था कि अचानक जोर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। उसने ऊपर देखा तो साक्षात भगवान काल भैरव उसके सामने खड़े थे। भगवान को सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान, मेरे प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु। उठो पुत्र, उठो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
आपने मेरे बेटे की बलि ली है। मुझे पता है वो राक्षस नहीं था भगवान। मुझे ज्ञात है कि क्या हुआ है। तुम्हारा बेटा राक्षस नहीं था, बल्कि राक्षस तो ये पुजारी है। ये सब इसी ने किया है। पुजारी अचानक से एक बेहद खतरनाक राक्षस में बदल गया और हंसने लगा। आखिरकार भैरव तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम किसी लाचार की आवाज सुन के ही आओगे, और मैं तुमसे करोड़ों साल पुराना बदला ले सकूंगा। तुमने मेरे राक्षस पुत्र का वध किया था, उसका बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ पुजारी बन के आया। और हर साल एक बच्चे को पहले राक्षस बनाता, और फिर जब उसको तेरे पास लाया जाता तो उसको मार देता। तुम कभी नहीं आए, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो राक्षस भगवान काल भैरव की तरफ बढ़ा। भगवान काल भैरव को जैसे ही उसने छूना चाहा, भगवान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, मुझे पकड़ेगा? मुझे मेरे भक्तों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। भगवान काल भैरव ने अपनी खड़क के एक ही प्रहार से उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो भस्म हो गया। राकेश, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। तभी विनय अचानक राकेश के सामने प्रकट हो गया। राकेश ने उसको गले से लगा लिया और दोनों पिता पुत्र ने भगवान काल भैरव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और इस तरह संगरूर को एक खतरनाक राक्षस से मुक्ति मिली। राजपुर गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां के लोगों का मुख्य धंधा मछली पालन और खेती था। उस दिन जब रामू किसी काम से शहर से साइकिल से वापस आ रहा था, तब आते समय साइकिल पंचर हो गई थी। देर भी हो गई थी। रामू जब अपने घर पहुंचने ही वाला था कि एक साया उसकी गर्दन पकड़ कर गिराते हुए, पूरे गांव वालों को कह दो, रात को घर से बाहर निकलते ही मैं उनका खून पी जाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चुप रहो। थोड़ी देर में रामू की गर्दन में दांत लगाकर खून पी गया था। जब बनवारी उनका पड़ोसी उधर से निकला तो, अरे बनवारी, घर भाग जाओ, किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में खबर फैला दो और शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। कहते कहते रामू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरे बंद करो ये सब गाना बजाना। रामू को तो किसी ने बात दिया है, और वो कह रहा था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह रो धोकर बेटी की शादी दिन में ही कर दी गई थी। ऐसे ही एक दिन कल्लू मछुआरा जब मछलियां पकड़कर वापस आ रहा था तो देर हो गई। अचानक लगा कि मछलियों का बोझ भारी हो गया है। जब उसने अपने सिर पर रखा बर्तन देखने के लिए उतारा, तब मछलियां खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे मछलियों की तरह ही खाऊंगा, एक एक हड्डी निकाल दूंगा। कल्लू डर से कांपते हुए, अरे बाप रे! वो पूरा जोर लगा के भागा था, लेकिन उस खौफनाक पिशाच ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन में दांत लगा के सारा खून पी गया। उसके बाद तो किसी काम से शहर गए लोगों को रात हो जाती है तो वो शहर में ही किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। एक बार किशन काफी दिनों बाद जबलपुर से नौकरी से छुट्टी पर आने वाला था। पिता अर्जुन सिंह फोन पर, पहले ही बता दे रहा हूं, दिन में ही आना। रात हो जाए तो शहर में किसी धर्मशाला में रुक जाना। आजकल शाम होते ही पूरे गांव में नर पिशाच बेधड़क घूमता है, और चौधरी के नौकर और कल्लू मछुआरे को तो मार ही चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई, ठीक है? बाबू, आप इधर डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स।
किशन की ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे पास इतना रुपया है, अगर किसी धर्मशाला में रुकूंगा तो कोई चोरी कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने स्टेशन के टेलीफोन बूथ से गांव के सरपंच का नंबर लगाया, पर वो लगा ही नहीं। किशन भुनभुनाया, बाबू को कितनी बार कहा कि घर पे फोन लगवा लो, इस बार मैं खुद ही लगवाऊंगा। वो बस से गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया था। वो अपना बैग हाथ में पकड़े चला जा रहा था। उसी समय पीछे उसे लगा कि कोई जानवर आ रहा है। वो थोड़ा बगल में ही हटकर खड़ा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज इसको मार कर ही दम लूंगा। किशन डर के मारे भागने लगा, पर उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पल भर में उसे दबोच लिया उसने, और उसकी गर्दन में दांत लगाकर उसका खून पीकर उसके निढाल शरीर को वहीं छोड़कर चला गया। अरे किशन के बापू, सुबह हो गई है, किशन आने वाला ही होगा। जरा बस देखते रहना, मैं तब तक उसकी मनपसंद खीर बना दूं। अरे इतनी उतावली क्यों होती हो, घर ही आएगा ना। अभी उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि अरे बाबूजी, जल्दी आओ, गजब हो गया है। लगता है किशन भैया रात को ही आ गए थे, पर दरिंदे ने उसे मार दिया। सब भागे हुए गए तो उसका बैग एक तरफ पड़ा हुआ था और किशन मरा हुआ पगडंडी पर ही पड़ा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जैसे पहले दो लोगों की गर्दन पर दांतों के निशान थे, वैसे ही किशन की गर्दन पर भी नुकीले दांत के ही निशान थे। किशन की मां जवान बेटे की मौत से होश हवास खो बैठी। मेरे बेटे, तुम्हें मना किया था रात को मत आना, फिर भी तो नहीं माना। राजपुर गांव की हवेली वाले ठाकुर साहब को जब यह खबर लगती है तो अर्जुन सिंह के पास उसका दुख बांटने आते हैं। धीरज रखो तुम, पुलिस खोजबीन कर रही है ना, पता तो चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब मैं नहीं बैठूंगा, बेटा चला ही गया है, अब जी कर क्या फायदा। कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी गांव वालों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जो भी मदद चाहिए बता देना, ठीक है। किशन का क्रियाक्रम निपटाकर वो ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब, आज रात को मैं कुछ लोगों के साथ पहरा दूंगा। मुझे आपका एक लठैत और एक पहलवान उसकी जरूरत होगी। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी बंदूक भी ले जाओ, ये लो। सब लोग रात को पहरे की तैयारी करने लगे। शाम होते ही सारे गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए लोग। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए। लगभग 9 बजे थे, तभी सबने सुना कि जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जानवर नहीं, नर पिशाच था। वो बहुत लंबा चौड़ा और सफेद लबादे में था। सबकी सांसें थम गई। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद गांव की तरफ चला गया। वो चिल्लाया, पूरे गांव से कोई निकलता ही नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं अपना बदला पूरे गांव से लूंगा। सभी लोग समझ गए कि यह नर पिशाच है। किसी तरह सुबह का सूरज निकलने तक सब पेड़ पर ही बैठे रहे। जब उतरे तब आप सबने देखा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच है। आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं पास ही के गांव में एक मित्र गिरधारी लाल के पास जा रहा हूं। कल सुबह तक आऊंगा, मेरी घरवाली को बता देना। और लेकिन इस पिशाच से छुटकारा कैसे मिलेगा? सभी लोग सतर्क रहें, और क्या कर सकते हैं। अर्जुन सिंह अपने मित्र गिरधारी लाल के यहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के बाहर जो कुटिया है, वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भूत पिशाच भगाए उन्होंने। वह तो रात को ही मिलेंगे। आज तुम यहीं आराम करो, रात में उन्हीं के पास चलेंगे।
रात को दोनों कुटिया पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए भाई? इतनी रात को किस काम से आए हो? बाबा, हम उस पिशाच से मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जवान बेटे को उसने मेरे भी से मार दिया। आपका बहुत नाम सुना है। आपको अपने गांव वालों को सावधान करना होगा कि कल कोई घर से बाहर ना निकले। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। कागज की एक लिस्ट पकड़ाते हुए, ये कुछ सामान खरीद के रख लीजिएगा। दोनों वापस गिरधारी लाल के घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन सिंह गांव में वापस चले जाते हैं। अर्जुन सिंह घर पर आते ही पत्नी से, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। दूसरे दिन तांत्रिक सुबह सुबह ही आकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से जाप करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। इस पेड़ की जड़ के पास ही थोड़ा खुदाई करो तो यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। अर्जुन सिंह खुदाई करते करते, बाबा ये देखिए, एक हड्डी का टुकड़ा है। बस बस मिल गया। तांत्रिक उस हड्डी को उठाकर उसके कमंडल में जल से धोकर एक काले रंग के धागे में बांध देते हैं। सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, वो आ गया। यही तो मैं चाहता था। मुझे क्यों बांधा है? तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते। कहा ना तुम? मैं चौधरी के यहाँ कितने परसों से ईमानदारी से काम करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव के कुछ लोगों की नजर मेरी बीवी पर थी। चौधरी का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था, परंतु गांव वालों ने मेरे खिलाफ चौधरी को इतना भड़काया कि उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और काम से निकाल दिया। मेरे पास घर भी नहीं था। मैं अपनी बीवी को लेकर इस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वालों ने मुझे धमकाया कि गांव छोड़कर चला जाऊं, पर मैं अपने आप को निर्दोष साबित किए कैसे जा सकता था। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी मौत हो गई। हमारी अधजली लाशों को इसी पेड़ के नीचे दबाया था इन बदमाशों ने। तुम सबकी जान ही ले लोगे तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस हड्डी को आग के हवाले करने जा ही रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। परंतु तांत्रिक ने बिना एक पल गवाए उस हड्डी को धीरे धीरे अग्नि के हवाले कर दिया। शाम को धुंधला घिराया था। अचानक एक बवंडर सा उठा और आकाश की तरफ चला गया। पूरा वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन सिंह, अब गांव वालों से कह दो कि बेखौफ घूम के निकल सकते हैं। दुष्ट आत्मा वो चली गई है।